ये कहानी है एक छोटे से पहाड़ी इलाके की। वो क्षेत्र जो इतिहास के पन्नों में अपनी बहादुरी की गाथा के लिए दर्ज हो गया, जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। ये कहानी है पझोता आंदोलन की। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में 11 जून 1943 का दिन पझोता गोलीकांड दिवस के रूप में दर्ज है। महाराजा सिरमौर राजेंद्र प्रकाश की सेना ने निहत्थे लोगों पर 1700 राउंड गोलियां चलाई थी। इस गोलीकांड में कमना नाम के आंदोलनकारी शहीद हो गए, जबकि उनके साथी तुलसीराम, जातिराम, कमालचंद, हेतराम, सहीराम और चेत सिंह घायल हो गए थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज पझोता आंदोलन के हीरो थे वैद्य सूरत सिंह। उनके नेतृत्व में सिरमौर के इस इलाके के जांबाज 1943 में अपने अधिकारों के लिए एकजुट हुए। सन 1942 जब पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज थी, तो हिमालय का एक छोटा सा शांत इलाका पझोता विद्रोह का केंद्र बन गया था। पझोता तब सिरमौर रियासत का हिस्सा था। जब ब्रिटिश राज ने यहाँ के युवाओं को जबरन सेना में भर्ती करना शुरू किया, तो यहाँ के लोगों ने एक स्वर में इनकार कर दिया कि हम गुलामी की सेना में नहीं जाएंगे। वैद्य सूरत सिंह की सूझबूझ और समझदारी के साथ इन वीरों ने महाराजा सिरमौर के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा और रियासती सरकार की नींव हिला दी। देश में उन दिनों भारत छोड़ो आंदोलन की लहर चल रही थी। पझोता आंदोलन की गूंज दिल्ली तक गई और इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन की ही एक कड़ी माना गया। बाद में आंदोलन से जुड़े लोगों को प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा दिया। इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1942 के दौर में महाराजा सिरमौर राजेंद्र प्रकाश की दमनकारी और तानाशाही नीतियों से लोग नाराज थे। दरअसल महाराजा उन दिनों ब्रिटिश सरकार की सेना को समर्थन दे रहे थे और उन्हें रसद मुहैया करा रहे थे। अंग्रेजों को मदद देने वाली रियासती सरकार लोगों पर जबरन घराट, रीति विवाह और सेना में जबरन भर्ती के फरमान जारी कर रही थी। दर्जन भर नए कानून में एक कानून ये भी थोपा गया कि पझोता क्षेत्र के किसान मात्र 10 मन अनाज अपने पास रख सकेंगे, बाकी अनाज सरकारी खजाने में जमा करना होगा। दूसरा था कि आलू का रेट 7 से 8 रुपए मन होगा और सरकार ही उसे खरीदेगी, जबकि सोलन में भाव 12 रुपए प्रति मन चल रहा था। ऐसे में किसान रात को खच्चरों पर आलू सोलन की मंडी में बेचने जाते थे। वरिष्ठ शिक्षाविद शेरजंग चौहान बताते हैं कि पझोता के किसान आलू को सोलन ले जाने के लिए तिकड़म करने लगे। सरकार के तानाशाही रवैये से तंग आकर घाटी के लोग अक्टूबर 1942 में टपरोली नामक गांव में एकत्रित हुए और यहीं पर पझोता किसान सभा के गठन की नींव रखी गई। पझोता के किसानों ने राजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और किसान सभा का गठन किया गया। मियां चूचू राम को मुखिया बनाकर एक तरह से बेताज बादशाह घोषित कर दिया गया। बाद में यही सभा पझोता आंदोलन के नाम से मशहूर हो गई। आंदोलन की पूरी कमान और नियंत्रण सभा के सचिव वैद्य सूरत सिंह के हाथ में दिया गया। पझोता किसान सभा ने एक प्रस्ताव पास कर महाराजा सिरमौर को भेज दिया। मांग की गई कि बेगार प्रथा को बंद करें, जबरन सैनिक भर्ती पर रोक लगाएं। अपमानजनक कानून बेगार प्रथा के बारे में वैद्य सूरत सिंह ने अपनी किताब पझोता आंदोलन में जो व्याख्या की है, उसके मुताबिक लोगों ने राजशाही के फरमान को ठुकराकर अपना अलग प्रस्ताव तैयार किया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अनावश्यक कर न लगाए जाएं, 10 मन से अधिक अनाज सरकारी गोदामों में जमा नहीं किया जाए, गिरी नदी पर पुल बनाएं, रियासत में नए स्कूल, डाकघर और अस्पताल खोलें। महाराजा ने मांगों पर कोई गौर नहीं किया। कहते हैं राजा के चाटुकारों ने समझौता ही नहीं होने दिया। प्रस्ताव में आग्रह किया गया था कि राजा सिरमौर स्वयं आकर यहाँ की जन भावनाओं को सुने, लेकिन उनकी भावनाओं को अनसुना कर दिया गया। प्रदेश के इतिहास पर गहरी पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और शिक्षाविद शेरजंग चौहान कहते हैं कि नौकरशाही के खिलाफ आंदोलन सिद्ध करने के लिए राजा सिरमौर को मांगों की जो सूची भेजी गई, उन्होंने उसे ठुकरा दिया। बदले में वजीर आला राम गोपाल को क्षेत्र का दौरा करने के लिए भेजा गया। इस आंदोलन में किसानों, महिलाओं और युवाओं की अहम भूमिका थी। कई आंदोलनकारी गिरफ्तार हुए तो कुछ को कालकोठरी में डाल दिया गया, कई ने तो प्राणों की आहुति तक दे दी। इसके बाद लोगों ने बगावत कर दी और एक छोटी सी चिंगारी ने बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। एक समिति का गठन हुआ। जेलदारों और नंबरदारों ने त्याग पत्र देने शुरू कर दिए।
इस बीच जिला सिरमौर में न्यायाधीश के पद पर डॉक्टर वाई.एस. परमार ने इस्तीफा दे दिया। जैसे ही राजा सिरमौर को इसकी भनक लगी, उन्होंने नाहन से सैनिकों के एक दल को इस आंदोलन को कुचलने के लिए रवाना कर दिया। इस दल का नेतृत्व जगत सिंह कर रहे थे। आंदोलन की चिंगारी भड़क चुकी थी। लोगों ने जंगलों में डेरा डाल दिया। अपने घरों को, खेतों खलिहानों को छोड़कर उन्होंने ब्रिटिश समर्थक राजा और उसके सैनिकों को चुनौती दे दी। जगत सिंह ने आंदोलनकारियों से मुलाकात कर नाहन जाकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राजा सिरमौर ने आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस दल को रवाना किया। 6 मई 1943 को यह दल राजगढ़ पहुंचा और कुछ आंदोलनकारियों को राज्य के किले में कैद कर लिया गया। 7 मई 1943 को कोटी गांव के पास आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। आंदोलनकारियों ने पुलिस दल को बंधक बना लिया और मांग रखी कि राजगढ़ में बंद उनके साथियों को छुड़ा दिया जाए। इसके बाद सेना ने दमनकारी नीति अपना ली। सेना ने आंदोलन के हीरो वैद्य सूरज सिंह के कटोगड़ा कोट स्थित मकान को डायनामाइट से उड़ा दिया, जबकि एक अन्य आंदोलनकारी कलीराम के घर को आग लगा दी गई। अब आंदोलन और भड़क गया। वैद्य सूरज सिंह के मकान को डायनामाइट से उड़ाने की खबर जब लोगों तक पहुंची तो इलाके के सारे लोग उनके घर का हाल जानने के लिए उमड़ पड़े। 11 जून 1943 का दिन था जब आंदोलनकारी इलाके के कोटी गांव में वैद्य सूरज सिंह के मकान को देखने जा रहे थे। कुफरधार के पास सेना ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। 70 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सेना ने राजगढ़ के समीप सरोड के किले से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। वैद्य सूरज सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि अंग्रेजी सेना ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर आंदोलनकारियों पर 1700 राउंड फायरिंग की थी। गोलीकांड के 2 महीने बाद वैद्य सूरज सिंह समेत 70 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। मुकदमा चलाया गया। इनमें 14 लोगों को बरी कर दिया गया। 3 को 2-2 साल और 52 आंदोलनकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस बीच कन्याराम, विष्णाराम, कलीराम, मोहीराम ने जेल में दम तोड़ दिया। कोर्ट ने सजा को 10 साल और 5 साल में तब्दील कर दिया। वैद्य सूरज सिंह, मियां गुलाब सिंह, मदन सिंह और कलीराम समेत कई लोगों को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद आंदोलन से जुड़े काफी लोगों को रिहा कर दिया गया, जबकि आंदोलन के मुखिया सूरज सिंह समेत कुछ अन्य को 1948 में रिहा किया गया। हालांकि ये आंदोलन इतिहास की किसी किताब का बड़ा अध्याय नहीं बन सका, लेकिन इसका महत्व किसी क्रांति से कम नहीं था। पझौता आंदोलन हमें सिखाता है कि देशभक्ति सिर्फ बड़े शहरों की कहानी नहीं है, ये तो छोटे छोटे गांवों, खेतों और खलिहानों में भी पनपती है।